अगर कोई नहीं बुलाए तो तुम अकेले चलो। देखते हैं ये लोग कहाँ तक किसके साथ लेकर चलते हैं और कृषि के क्षेत्र में कहाँ तक बिहार को आगे ले जाते हैं। फिर मैं निरंजन कुमार, मैं पीडब्ल्यूसी में हूँ। पीडब्ल्यूसी एज ए नेफेड सीबीबीओज का नेफेड जो है एक भारत सरकार की संस्था है, उसका एक सीबीबीओज के रूप में एलोकेटेड है। और ये 10,000 सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसको बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा मेन काम जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसको है हमारा उसको नर्चर करना है, उसको बनाना है। उनको फॉर्मेशन के बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में होता है। उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोडक्शन में फार्मर को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए किसानों को खाद बीज उचित मूल्य पे कैसे मिले, उसमें हम लोग सहायता करते हैं। दूसरा, फार्मर्स को एक्सटेंशन सर्विसेज जो होता है, एक्सटेंशन सर्विसेज जो है हम लोग कैसे उनको दें कि वो फार्मर को ट्रेनिंग्स दें कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन है, वो बढ़े। और उसके साथ साथ हम लोग मार्केट लिंकेज जो फार्मर का प्रोड्यूस होता है, जो फार्मर का आपको जो उपज होता है उसको हम लोग बाज़ार तक कैसे ले जाएं और बाज़ार तक कैसे पहुंचाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में APMC एक्ट नहीं है, तो हम लोगों को उस पर जो फार्मर का प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोगों को बाज़ार तक पहुंचाना है। जो बायर हैं, जैसे हमारा ये काम है तो अभी ITC है, ITC के साथ हम लोग जैसे हमारी जो कंपनी बनी हुई है बक्सर में, रोहतास में, तो वो अभी वीट जो है गेहूं का खेती, गेहूं जो है वो किसानों का ख़रीद के और वो ITC को दे रहे हैं और ITC उनको उचित मूल्य दे रहा है। जी, जैसे आपको जो हमने बताया कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो जो गेहूं का अभी ITC का रेट है तो हम लोगों का रहता है कि सबसे पहले तो जो ITC गेहूं खरीदती है उसका क्या करती है, आटा बनाती है। और आटा कौन सा बनाती है? जो आशीर्वाद नाम के आटा के ब्रांड के साथ बिकता है। तो हम लोग फार्मर जो हैं, पहले क्या होता था कि FPO आने से ये फ़ायदा होता है कि गांव के किसान का जो होता है गेहूं, उसको ख़रीद के व्यापारी जो होते हैं, जो गांव में छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, वो ख़रीद के और फिर बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। तो वो अपना मार्जिन रखते हैं और उसमें वो अपना मार्जिन ज़्यादा रखते हैं, किसानों को मार्जिन कम मिलता है। हमारा FPC बनने का मेन मकसद है कि अगर हम मार्केट लिंकेज कर रहे हैं तो जो किसानों का सामान है, किसानों का जैसे गेहूं पे एग्जांपल लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या करें कि बड़ी कंपनियों को डायरेक्ट दें और FPC उसमें केवल अपना थोड़ा सा पूंजीगत जो खर्च है वो रखे और बाकी वो पैसा किसानों को ट्रांसफ़र करे, मतलब किसानों को दे। मतलब आपका लोगो नहीं होगा, आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, आप केवल कच्चा माल देंगे? नहीं, जैसे FPC का जो अपना बना हुआ है, FPC एक अपना ब्रांड है, उस FPC के ब्रांड के तहत ही लोग पतंजलि के आगे और आशीर्वाद के आगे क्या आपकी कंपनी टिक पाएगी जो ब्रांड है? देखिए, जितनी भी कंपनियां हैं, आप पतंजलि की बात करते हैं, आशीर्वाद की बात करते हैं, आप पतंजलि का देखिएगा तो कोई पतंजलि का अपना प्रोडक्ट नहीं है। पतंजलि मार्केटेड बाय पतंजलि रहता है, मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी और का रहता है। आप उसमें देखिएगा पतंजलि में तो मैन्युफैक्चरिंग जो है डिफरेंट यूनिट, मतलब अलग अलग लोग करते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जो सामान बेचते हैं तो वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करते हैं, उनका अपना पैमाना होता है जो कंपनी का है, और उसके बाद लोग सामान बेचते हैं। आपका क्या पैमाना है किसानों के साथ? हमारा पैमाना होगा कि जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपको हम उनको बड़े कंपनियों को बेचें और किसानों को कैसे फ़ायदा हो। तो एक चीज़ तो हमको उनका जो है प्रोड्यूस 60% जो है उपज का 60% उनको बड़ी कंपनियों को बेचना है, और दूसरा एक अपने ब्रांड, अपना जो है अपने ब्रांड के रूप में, यानी कि जैसे हमारा जो कंपनी है उसका अपना ब्रांड को वो डेवलप करें और वो बेचे। जैसे कैसे डेवलप करेगा, इसका तरीका क्या वो है? हम सारा प्रोसेस, जैसे पैकेजिंग कैसे होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, उसके डायरेक्टर हैं नौशाद अहमद, उनसे हम ट्रेनिंग दिलाएंगे। इन लोगों का कैपेसिटी क्षमता वर्धन का काम करेंगे कि पैकेजिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग के लिए कैसे बनाते हैं,
पटना है या बाकी जगह बहुत सरकार, ये सच्चाई है कि योजनाओं का एक समय होता है, वो समय के अनुसार अपना उनका एक फेज ख़त्म हो जाता है, फिर चला जाता है। लेकिन हमारा और सरकार का मेन मकसद है कि ये कंपनी जो है 5 साल के लिए सरकार का सपोर्ट है। तो उस बीच में इस कंपनी में जो डायरेक्टर हैं उन लोगों को इतने अच्छे से पैर पे खड़ा कर दें कि वो खुद से ही आगे इतना उनका एक्सपोजर करा दें कि वो खड़ा हो जाएं और वो खुद से कंपनी को आगे चल के लीड करें। क्योंकि सरकार की भी एक समय सीमा होती है, देखते होंगे कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, फिक्स है। तो उसी तरीके से हर एक प्रोजेक्ट का टाइम होता है। लेकिन हमारा काम है कि लोगों का क्षमता वर्धन कर देना, हम और उस काम को वो जो डायरेक्टर हैं कंपनी के वो आगे ले जाएंगे। जैसे हमारे महंत जी हैं, महंत जी काफ़ी समझदार हैं, करते हैं, ये डायरेक्टर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कंपनी एक अपना ब्रांड लेके आएगा। अपना जैसे इनका एक तेल होगा, एक तेल का अपना ब्रांड होगा प्रोसेसिंग का, फिर एक अपना जो घरेलू उत्पाद होता है गेहूँ, ये जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में होता है उसको ये उसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे, गेहूँ का प्रोडक्ट बनाएंगे, आटा बनाएंगे और सारी चीज़ों को लोकल मार्केट में। सबसे पहले क्या लाएंगे कि मार्केट में आपका किसानों के पास, ग्राहकों के पास विश्वास जम जाए? जी नमस्कार, मैं महंत मुचेंद्र दास इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। हम दिसंबर 2022 में इस कंपनी की स्थापना किए हैं। उसी समय हमारी कंपनी जो है ऑयल सीड यानी कि तेल पर जो है सरसों और तोरी पर ये कंपनी बनाई गई है। वो तो हम लोग ने सोचा था कि ये तेल जो मार्केट में अभी बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद भी लोगों को शुद्ध तेल नहीं मिल पाता है। जो उत्पाद होते हैं तेल के, कहीं न कहीं उसमें मिलावट का अंश आ जाता है। उस मिलावटी अंश को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत हम लोग किसान को जोड़ रहे हैं और उनको अपने से ऑयल सीड दे रहे हैं कि आप इसका उपज कीजिए और इसका जो भी उपज आप करते हैं वो टोटल का टोटल ऑयल सीड हम आपसे परचेज करें। किसानों को जोड़ने में स्पीड क्या है? कितने जल्द, कितने देर में आप जोड़ पाएंगे, कितने दिनों में जोड़ पाएंगे? स्पीड 3 महीने के अंदर में अभी तो हम 618 किसान को जोड़ पाए हैं अपने समूह के मैंने कंपनी में। और हमारा उद्देश्य है कि मिनिमम हम 5000 किसान को मरवन में जोड़े। किसान को जोड़ने के बाद उनको हम सहूलियत देंगे खेती करने के लिए। खेती करने में जो खाद होता है, बीज होता है, जो इक्विपमेंट होता है, वो सभी उनको हम प्रोवाइड करावेंगे। प्रोवाइड कराने के बाद उनकी जो उपज है, पुरानी तकनीक और नई तकनीक में आप अपनी सोच बताएं। हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, हम नई तकनीक से उनको उपज कर, हम जो आपको कह रहे हैं कि हम बीज उनको दे रहे हैं, हम उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं। आप सब बात कर रहे हैं कि पुरानी तकनीक में ज़्यादा उत्पादन होता था, ये आप साइंटिफिक रूप में देखिएगा तो सत्य नहीं है। पुरानी तकनीक में अभी नई तकनीक में ज़्यादा उत्पादन होता है और शक्ति उसमें ज़्यादा थी। सुनिए, हाँ, वो जो चीज़ें आप बता रही हैं कि जो क्षमता था, उनका जो इंटेंसिटी आप बता रहे हैं, जैसे आप गेहूं बता रहे हैं तो ऑर्गेनिक विधि पे से करते हैं हम, तो वो खाने में उनको ज़्यादा होता है। और जैसे हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उससे नहीं है। जैसे आप चावल लीजिए, चावल जो है आज का चावल है कि आज आप खाद से कर रहे हैं तो उसको शाम तक अगर गर्मी के दिनों में रख दीजिए तो वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। वो क्या असर होता है कि खाद वगैरह डालें। और एक ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो प्राकृतिक खेती होता है उससे करते हैं तो उससे दिक्कत नहीं। तो हम लोग प्राकृतिक खेती को प्रमोट करेंगे। जो हमारा है कि पूर्वजों के द्वारा जो चला आ रहा है पहले से, उसको भी हम लोग को प्रिजर्व करना है, मतलब संरक्षित करना है। और जो नई तकनीकों में अच्छी चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेस फर्टिलाइज़र को यूज करके और टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसको हम लोग यूज करके आगे कैसे बढ़ें, ये हमारा जी। आप क्वेश्चन आपने किया है। बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो मोटा अनाज का उत्पादन किया जाता था, उस मोटा अनाज के मरुआ, चीना, इस सब पर हम उत्पादन पर जोर लगाए हुए हैं, जिसके लिए हमने 100 किसान का एक यूनिट बनाया है और 100 किसान को मरुआ और चीना का बीज दे करके उनसे हम उनका उत्पादन करावेंगे और शुद्ध जैविक रूप से उत्पादन करा करके उनसे हम पुनः परचेज करेंगे, ताकि किसान को ये कहीं समझ में नहीं आए कि हमारा जो लागत है, हम जो इसको उपजा रहे हैं तो हमको ये मार्केट ना मिलेगा। इस भय से किसान नहीं उपजा पाएंगे। तो उन सभी के लिए
खाद, बीज और मार्केट, तीनों चीज़ हम किसान को प्रोवाइड करावेंगे। और प्रोवाइड कराने के साथ साथ उनको हम परचेज करके और पुनः उसका एक अच्छा उत्पाद बना करके हम किसानों को बीच में लाएंगे, जिनसे उनके बच्चे का, उनका और उनके जो श्रेष्ठ जन होंगे उन सभी का बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो। तो बताया है कि इसलिए हम लोग उससे पिछड़ते चले गए कि सरकार ने जो योजनाएं मोटे अनाज के लिए उपलब्ध किसानों के पास होनी चाहिए थी, वो उस योजनाओं को सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने सीधा सीधी दिया और मोटे अनाज को उपजाने से लेकर के भंडारण करने में उनकी तकनीकी जो विधियां होती थी वो बहुत जटिल होती थी। उसको भंडारण माने खेती से लेकर के भंडारण करने में बहुत जटिल समस्या होती थी, जिस कारण आज के युवा उससे थोड़ा दूर हटते चले गए। अगर सरकार उसको प्रॉपर ढंग से उसका मशीनीकरण करे, उसको भंडारण करने में पूर्ण सहायता करे, तो आज का भी किसान उसको उपजाने में पीछे नहीं रहेगा। उसको शास्त्री की वो बातें जय जवान जय किसान एक बार फिर से जगाने की कोशिश करें और हर कोई शास्त्री की बातों पर आए। आपको पता होगा शास्त्री जी किस तरह से जय जवान और जय किसान करके इस देश को बचाया था।